नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट दिसंबर 2022 के लिए ईवीएस अर्थात पर्यावरण के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2014, 15 और 16 के लगभग 7 प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर लिया है। देखिए, सीटेट का जो एग्जाम है वो 17 में ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था, इसलिए आज जो हम लोग देखेंगे वो सीटेट ईवीएस पर्यावरण का प्रश्न पत्र जो कि 2018 में ऑर्गेनाइज हुआ था, आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए समय ना गंवाते हुए हम लोग अपने सवाल पे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या लिख रहा है, गोलकुंडा किला किसने बनवाया। मैंने आपको बताया था कि जो गोलकुंडा किला है ये बहुत ही फेमस किला है। इसको जो है काकतीय राजवंश ने बनाया था। किसने? काकतीय राजवंश। और इस किले को जीतने के लिए लगभग 2 महीने तक औरंगजेब जो शासक था वो लगातार अपनी अपनी सेना को लेकर आक्रमण करता रहा था और ये 2 महीने तक उस किले को जीत नहीं पाया था। तो सोचिए आप कितना मजबूत और महत्वपूर्ण ये किला है। ठीक है, तो गोलकुंडा किला किसने बनवाया था? काकतीय राजवंश ने। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 15 ग्राम पर एमएल घनत्व और 3 एमएल आयतन वाले वस्तु का द्रव्यमान बताइए। ठीक है, देखिए जब भी आपसे द्रव्यमान पूछेगा तो द्रव्यमान का कैलकुलेशन आपको कैसे करना है, देखिए उसको हम लोग देखते हैं और बनाते हैं। देखिए द्रव्यमान का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका घनत्व गुणे आयतन। ठीक है, घनत्व गुणे आयतन। तो घनत्व की वैल्यू कितनी है, यहाँ 15 है। आयतन की वैल्यू कितनी है, 3। और तो 15 तिया 45, यानी कि आपका जो द्रव्यमान आएगा वो कितना आएगा, 45 ग्राम। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि मतलब जिसमें दिशा ना हो। ठीक, जिसकी दिशा का कोई ज्ञान ना हो या दिशा कोई अता पता ना हो, वो होती है अदिश राशि। देखिए गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण हमेशा नीचे की ओर लगता है, इसमें दिशा है। संवेग की बात करें तो संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर mv। v मतलब वेलोसिटी, इसमें भी दिशा होता है। भार की बात करें तो भार का होता है mg, इसमें भी दिशा होता है क्योंकि g है। तो लास्ट आपका बचता है द्रव्यमान, इसमें ही दिशा नहीं होती, यानी कि ये अदिश राशि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा है एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण पुंज बाहर नहीं आ सकती या नहीं आती। यानी कि कोई ऐसी वस्तु, जैसे मान लीजिए अगर ये दीवार है तो दीवार से जो सनलाइट है वो आर पार नहीं जाएगी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अपारदर्शी। क्या कहा जाता है, अपारदर्शी अर्थात ओपैक मीडियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं था, मतलब आसान आसान क्वेश्चन थे, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या लिख रहा है, अगला प्रश्न लिख रहा है पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार। देखिए क्वेश्चंस को आप पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कह रहा है कि भार क्या होगा, भार आपसे पूछ रहा है। भार मतलब आपका फॉर्मूला जब भी होगा W इक्वल टू भार होता है, W इक्वल टू mg होता है। ठीक है, तो आपसे भार पूछा गया है, लेकिन कह रहा है जिसका द्रव्यमान द्रव्यमान केवल m होता है, इसमें g नहीं रहता। m बराबर कह रहा है कितना है, 10 kg है। कहाँ है? चंद्रमा पर। अब ध्यान से समझिए। देखिए चंद्रमा पे जैसे अगर जो भी भार पृथ्वी पर है वो चंद्रमा पर कम हो जाता है, और कितना कम होता है, 1/6। तो एक बात बताइए, कह रहा है कि चंद्रमा पे वो कितना है, 10 kg। तो अगर पृथ्वी पर 60 kg रहा होगा, कितना, 60 kg, तभी तो चंद्रमा पे 10 हुआ है ना? समझ में आ रहा है आपको? पृथ्वी पर जितना रहता है उसका 1/6 हो जाता है कहाँ, चंद्रमा पे। जैसे अगर पृथ्वी पर 600 है तो चंद्रमा पे हो जाएगा 100, घट जाएगा। लेकिन यहाँ दिया है चंद्रमा पे 10 है, तो पृथ्वी पे कितना हो जाएगा, 60 kg। अब हम लोग क्या करेंगे, 60 kg आंसर मार देंगे। गलत। कैसे? क्योंकि उसने कहा है चंद्रमा पे द्रव्यमान है 10 kg, और पूछा हमसे पृथ्वी पर भार है। कोई बात नहीं, पहले हम द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो हमारा जो द्रव्यमान है पृथ्वी पर वो 60 kg हो जाएगा, और द्रव्यमान में जब हम g से गुणा कर देंगे तो वो हो जाता है न्यूटन, यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन। ठीक है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। जब भी आपको उत्तर न्यूटन में देगा मतलब समझ जाइए न्यूटन में क्या होता है, आपका भार होता है, और केजी में क्या होता है, द्रव्यमान। तो आप प्रश्न पत्र देखिए, हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था प्रश्न में, ये काफी लोग का गलत हुआ था। देखिए पूछा है भार और दिया है क्या, द्रव्यमान। तो पहले हमने द्रव्यमान निकाल लिया पृथ्वी पर, पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना हो गया, 60 kg। इसी 60 kg को आप लिख दीजिए 60 न्यूटन, बस आपका आंसर हो गया। न्यूटन में होता है द्रव्यमान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। देखिए लिख रहा है एक विलेय की विघटन दर।
विलय मतलब अगर कोई चीज़ पानी में घुल रहा है तो और तेज़ी से कब घुलेगा या किस पे निर्भर करता है? तापमान पे निर्भर करता है, सतह क्षेत्र पे, भार पे या दाब पे। तो आपको अच्छी तरह से पता है अगर किसी चीज़ को गर्म कर दें तो जल्दी से घुल जाता है, ठीक? जैसे कभी आप कढ़ाई में सीरा देखिए, हलवाई क्या करता है, सुबह सीरा बहुत कड़ा रहता है, घी जैसा, ठीक है? उसको थोड़ा गर्म कर देगा तो एकदम तरल हो जाता है, ठीक? तो विघटन दर किस पे डिपेंड करता है वो? तापमान पे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या क्या लिख रहा है आपसे? सुषमा चाहती हैं कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है? अर्थात वो चाहती हैं कि बच्चे पेड़-पौधों के बारे में जानकारी जानें और उनकी सुरक्षा करें। तो वो क्या करेंगी? चर्चा करवाएँगी, पोस्टर बनाएँगी या बच्चों को एक पौधा अपनाने और पोषित करने में मदद करेंगी? और यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? जब बच्चा एक-एक पौधे को लगाएगा तो उसकी देखभाल करेगा और अच्छे से उसको प्यार से सँभाल के रखेगा, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या लिख रहा है? अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में सर्वेक्षण करने के लिए कहा, जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन-सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? अर्थात इन चारों में से कौन-सा ऐसा है जो बीमारियों के बारे में जब सर्वेक्षण कर रहे थे वो नहीं होना चाहिए था? देखिए पहला, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगी, बिल्कुल। सर्वेक्षण करेंगे तो उनको भी लगेगा अच्छा हाँ यार ये बीमारी है, इससे हमें बच के रहना है, ठीक है? अगला, इससे बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने, एक साथ काम करने में सक्षम बनाया गया। इससे समुदाय और को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिससे वो पीड़ित थे, ये भी सही है। इससे समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर मिला, ये भी सही है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये, प्रासंगिक ये नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप केवल डेटा बनाइए और डेटा समझिए, ठीक? अच्छा ये होगा कि आप जाइए, इंटरैक्ट कीजिए, चीज़ों को सीखिए, बीमारी के बारे में जानिए और वास्तविक जीवन से जोड़िए, ठीक? लेकिन इसमें कहा था कि जो प्रासंगिक नहीं है, वो ढूँढिए। तो कौन-सा प्रासंगिक नहीं है? ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बनाते हैं, देखिए क्या लिख रहा है? थोड़ा-सा लंबा प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, लिखा है आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। देखिए आया है ना अनुभव पूछे, तो इतना बड़ा आप देखिए सवाल आप पढ़ेंगे, क्या लिखा है कि आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके, सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया, समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापन जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की। और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देश की चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बल्ब का इस्तेमाल किया। प्रिया जी द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन-सा है? तो आप देखिए सवाल में आपसे एक शब्द दिया था अनुभव, तो बस आप अनुभव अधिगम दृष्टिकोण मार के आगे निकल जाइए और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, समुदाय का एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है, क्यों? समुदाय मतलब आस-पास के जो लोग होते हैं वो एक बहुत ही अच्छे संसाधन है सीखने के लिए, ऐसा क्यों? देखिए पहला ऑप्शन, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं, उनके पास समय है। देखिए ऐसा तो नहीं है, बुद्धिमान है ठीक है, समय सबके पास थोड़ी ना होता है, तो ये तो उतना अच्छा नहीं है। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर, बस राइट आंसर यही हो जाएगा। जहाँ भी आपको पॉजिटिव वर्ड मिल जाए आप मार के निकल जाइए, ठीक? और आपको कुछ देखना ही नहीं है आगे। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय से बाहर जोड़ने और इसे समृद्ध करने का क्या तात्पर्य है? मतलब अगर आप कक्षा को बाहरी ज्ञान ज्ञान विज्ञान से जोड़ रहे हो, तो इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, इसका तात्पर्य वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना नहीं, पाठ्य पुस्तकों के लिंक नहीं करना है। अच्छा 1 मिनट आगे ऑप्शन देख लेते हैं पहले। पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठ्यचर्या से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। अब देखिए ध्यान समझिए क्या आपसे पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर जोड़ना है ना? अगर बाहर जोड़ना है तो जो पाठ्य पुस्तक की जानकारी दी है उसको वैश्विक मुद्दों से या बाहरी मुद्दों से लिंक अप कर दीजिए जैसे ताकि बच्चे सीख जाएँ। जैसे अगर उन्हें राजनीति सिखानी है तो बताइए देखिए आज राजनीति में क्या हो रहा है, कौन नेता क्या चुनाव लड़ रहा है, कौन प्रधानमंत्री है, कौन क्या है। इससे बच्चों की समझ जल्दी से विकसित हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन। अगला देखिए 72। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा-दादी एवं अन्य रिश्तेदार के साथ रहते हैं, तो यह विस्तारित परिवार है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए,
कह रहा है आपसे कि बता रही है कि अगर पिता, माँ और बच्चे हों तो एकल परिवार बिल्कुल सही है। साथ ही साथ अगर दादा-दादी, अन्य रिश्तेदार आ जाएँ तो ये विस्तारित परिवार है, ये भी बिल्कुल सही है। अर्थात उसने जो बच्चा बताया है बच्चों को बिल्कुल सही है, ठीक? परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जा सकता है, ठीक है? यानी कि एकदम एकदम सही उसने सिखाया है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या लिख रहा है? निम्नलिखित में से कौन-सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियाँ हैं? चित्र पढ़ना है, फील्ड भ्रमण है, सैमपाठ का उपयोग, उपयुक्त सभी, ठीक है? तीनों के तीनों ये गतिविधि हैं। आगे, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि मतलब जो पाठ्यक्रम है उनकी समग्र शिक्षा का कारण बन जाए यदि वो एकीकृत हो, बिल्कुल सही है, समावेशी हो, विषयगत हो, उपयुक्त सभी, ठीक है? तीनों कारण हमारे जो हैं वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, ईवीएस पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। मतलब सपेरों पर एक अध्याय है, उसका उद्देश्य क्या है? सपेरों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। पहला देखिए, सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दोनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं कि दूसरा कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसका मतलब ये है कि जो उसमें साँप वाला चैप्टर है वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि जो सपेरे होते हैं, ठीक है, आपने साँप पकड़ा है, आप उनको नुकसान ना पहुँचाइए। लेकिन हाँ, अब ये है कि सपेरे फिर ज़िंदा कैसे रहेंगे? तो ये उपलब्ध कराता है पाठ कि सपेरों को कोई न कोई जीविका चलाने के लिए कोई और दूसरा काम-धंधा लगा दिया जाए और उनको साँपों को मारने या पकड़ने से दूर रखा जाए, ठीक है? तो उनको संवेदनशील बनाया जाए साँपों के प्रति और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन-सा प्रासंगिक है? प्रासंगिक मतलब कौन-सा अच्छा है? पहला, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर अवसर प्रदान करता है। जहाँ ये शब्द दिख जाए आपको अवसर और बाहरी ज्ञान से जोड़ता है और ये अनुभव प्रदान करता है तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? मतलब एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। बाकी आप लिखिए खाली पेट जो आते हैं ये इम्पोर्टेंट है बट उतना नहीं है। शिक्षा अधिगम में बहुत सी मूल्यवान समय को बर्बाद करना ये भी गलत है। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना नहीं ये भी गलत है, ठीक है? तो तीनों ये जो ऑप्शन है वो गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण के संदर्भ में बोझ बिना शिक्षा, ये तो आपको अच्छे से पता होगा, यशपाल समिति। शिक्षा बिना बोझ, बोझ मतलब भारीपन महसूस ना हो, अर्थात ऐसा ना हो कि 50 किताबें ला दीजिए, बच्चा बेचारा जा ही ना पाए स्कूल। तो क्या होगा? बैग का वजन कम करना, यही है, ठीक है? यानी कि सभी चीज़ों को टेक्नोलॉजी रूप से या समाहित करके एक ही किताब में सारी चीज़ों को बिल्डअप कर दिया जाए। अभी आप जानते होंगे कक्षा 1-2 की जो किताबें हैं, कक्षा 1 की किताब एक ही किताब में आपको हिंदी मिल जाएगी, इंग्लिश मिल जाएगी, मैथ, यानी कि जो 3 किताबें थी, उन 3 किताबों को हटा कर के केवल 1 किताब रखा गया है, ठीक है? तो यही इसका उद्देश्य है। आगे देखिए, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? मतलब अगर आप साथ सीख रहे हैं तो क्या उद्देश्य है? मैंने आपको हर वीडियो में बताते हैं कि सबसे पहले आप बड़े वाले ऑप्शन में अटैक किया कीजिए, अगर वो पॉजिटिव हो गया तो और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए बड़ा वाला ऑप्शन सेकंड नंबर, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा और हमें ऑप्शन देखना की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको देखना, देखिए यहाँ प्रतिबंधित करना लिखा है, नेगेटिव वर्ड है, काटिए इसको। यहाँ लड़के-लड़कियों में अलग-अलग, ये भी नेगेटिव है, काटिए। पहला लिखा है कम और उच्च प्रदर्शन, यहाँ भी अलगाव की बात की, काटिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न, देखिए बाला का फुल फॉर्म पूछ रहा है, यानी कि बाला का पूरा नाम तो होता है बिल्डिंग, ठीक है? बिल्डिंग एड्स लर्निंग एज, ठीक है? ये होता है आपका, तो आपका जो ये राइट आंसर हो जाएगा अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग्स, ठीक है? ये राइट आंसर हो जाएगा, बाला का फुल फॉर्म। वैकल्पिक ढांचे का अर्थ क्या है? विचार जो अवधारणाओं को औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों का आयोजित विचार, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा आयोजित किए जाते हैं, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण। तो विचार जो वैकल्पिक है, इसका वैकल्पिक ढांचे का अर्थ क्या है? ये आपका पहला नंबर ऑप्शन, विचार जो अवधारणाओं के अनौपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, ये क्या है? ये एकदम बहुत ही गंदी सोच है, यानी कि रूढ़िवादी सोच है, ठीक?
जिसको हम लोग क्या सभी लोग शुरू से मानते आ रहे हैं, जो कि एकदम बिल्कुल गलत है। आज आज के ज़माने में महिलाएं किसी से कम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति, देखिए मैप वाला क्वेश्चन है। जैसे अगर आप देखें, मान लीजिए अगर ये बिहार है, अगर आप मैप में देखेंगे भारत के मैप में, तो बिहार के इधर साइड आपका क्या पड़ता है, जम्मू कश्मीर, और गोवा पड़ता है इधर। तो अब अगर हम इसी की यहाँ पे मैपिंग कर दें, पूरा देखिए मैपिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इधर होता है नॉर्थ मतलब उत्तर, इधर होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, और इधर होता है वेस्ट मतलब पश्चिम। अब आप जरा ध्यान से देखें, देखिए इस दिशा में यानी कि उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम में क्या है हमारा, उत्तर पश्चिम में है जम्मू कश्मीर, और इधर देखिए तो पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण, या दक्षिण और पश्चिम में क्या है हमारा, गोवा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उत्तर और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम, ठीक है, क्योंकि आपने ऐसे बनाया था ना। देखिए ये क्या है, उत्तर और पश्चिम, और ये क्या है, दक्षिण और पश्चिम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। देखिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया यानी कि जब भी आप एक बड़े बोतल में लेके पानी को गर्म करेंगे, मतलब टब में, तो ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे वाष्पीकरण होगा, ठीक, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी ज़्यादा होगा, यानी कि तापमान भी ज़्यादा होना चाहिए, और क्या हमारा एरिया भी ज़्यादा होना चाहिए, तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे कहा है कम कब होगा, तो यही दोनों को कम कर दीजिए। तापमान और एरिया जहाँ कम हो जाएगा, वहाँ पे हमारा वाष्पीकरण कम हो जाएगा, ठीक है। तो सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में जब कमी हो जाएगी, तो ताप हमारा कम हो जाएगा। स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष समझने की स्थिति, देखिए जैसे इसके बीच कितनी दूरी है ये समझना, और इस दूरी से ये घर किस दिशा में पड़ रहा है ये समझना, साथ ही साथ कितना दूरी पे और इस स्थान से इस स्थान के बीच की दूरी कितनी है ये समझना। अर्थात दूरी दिशाओं के बारे में जानकारी समझना क्या होता है, ग्राफ बनाना, ग्राफिक समझ। तो क्या हो जाएगा, ग्राफिक कौशल इज द राइट आंसर। अगला, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण की सिफारिश की थी। ठीक है, तो देखिए सिफारिश जो की थी एनसीएफ 2005 ने, ठीक है, इसने लागू भी कर दिया था, लेकिन यहाँ पे एनसीएफ 2005 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है। देखिए स्थानांतरित खेती जो होती है वो मेघालय में होती है, और इसका एक नाम है झूम कृषि। झूम कृषि मतलब खरपतवार को खेत में ही जला करके खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, और वहाँ पे खेती की जाती है, ठीक है। और एक जगह पर एक ही बार खेती होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो कहाँ होती है, अगर आप मेघालय देखें तो भारत के इस साइड में, यानी कि उत्तर और पूर्व साइड में। तो उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में ये खेती होती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी कि जो नदी से पानी बिजली बनती है उसके लिए कौन सही नहीं है। पहला देखिए, यह पानी और हवा को प्रदूषित नहीं करता, करता है भाई, बिल्कुल करता है, यानी कि ये सही नहीं है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा ही था कौन सही नहीं है, यही सही नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि प्रदूषित नहीं करता जबकि करता है, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला नंबर। बाकी ऑप्शन देख लीजिए, जल विद्युत सुविधाओं के बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, बिल्कुल होते हैं। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी दिखाई, ये भी होता है। बांध टिकाऊ, ये भी होता है। तो कौन सा नहीं होता, पहला नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, CH4 भी, जलवाष्प, यानी कि CO2 भी होता है, CH4 भी होता है, और जलवाष्प जो है वो, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कि उपयुक्त सभी इज राइट आंसर यहाँ का इसका हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते, यानी कि जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं लेह लद्दाख में, वो मानसून से क्यों प्रभावित नहीं होते। देखिए ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली, ये भी नहीं सही है। ठंडे रेगिस्तान ऊंचाई पर भी है, ये भी सही नहीं है। ये देखिए, ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं, ठीक है, ये आपका सही है, ठीक है। वहाँ का तापमान जो है बहुत दिन में बहुत गर्म रहेगा, रात में बहुत ठंडा रहेगा। आगे देखिए, ताजमहल के पीले होने का कारण क्या होता है। देखिए तो ताजमहल के पीले होने का कारण होता है एसिड रेन, ठीक है। एसिड रेन मतलब अम्ल वर्षा, और इस अम्ल वर्षा में आपका होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और NO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है आपका H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये आपका बनाता है HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, जिसके कारण ताजमहल पीला पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे एसिड की बात नहीं कही गई है,
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ताजमहल के पीला होने का कारण क्या था? सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये था दोस्तों हमारा 2018 का जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था वो पेपर, जिसमें हम लोगों ने ईवीएस के 30 क्वेश्चन को कवर किया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब